हेलो एवरीवन, आज हम सीएमएसएल का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 16, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनीज अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज जो भी इशू करती है वो कंपनीज जब वापस ले लेती हैं तब उसको बायबैक बोलते हैं। बायबैक मतलब जब कंपनी ने कुछ शेयर्स या सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू किए और वही वापस बैक कर लेना, वही वापस बाय कर लेना, दैट इज नोन एज बायबैक। अब कंपनी बायबैक करती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी को अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज कुछ लिमिटेड फॉर्म में करने हो, तब बायबैक कर सकती है। कंपनी को ऐसा लग रहा है कि अर्निंग पर शेयर उनको इंक्रीज करनी है तो वो बायबैक कर सकती है। अब बायबैक के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि बायबैक के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है और कौन कौन से मेथड के थ्रू कंपनी बायबैक कर सकती है। अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी का बायबैक हो रहा है तो उसको ये बायबैक रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। ये बायबैक रेगुलेशन 2018 में आया है, जब हमारा आईसीडीआर रेगुलेशन अमेंड हुआ था। आईसीडीआर अमेंड हुआ था 2018 में, सेम ईयर में बायबैक रेगुलेशन भी अमेंड हुआ, दैट इज 2018 में अमेंड हुआ। अब लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज बायबैक। Meaning of buyback. The term buyback implies that the act of purchasing its own share or security by the company. कंपनी खुद की ही इशू की हुई शेयर या सिक्योरिटी वापस परचेज कर लेती है तो उसको अपने बायबैक बोलते हैं। This facility enable the company to get back the hold of its own share and make the offer for purchase of the share from there. And there are generally two ways a company can return a cash to the shareholder. पहला है थ्रू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड थ्रू बायबैक ऑफ द शेयर। कंपनी के पास से शेयर होल्डर के पास पैसे कब जाते हैं? दो केसेस में। एक तो कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी हर साल जितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उसके फॉर्म में कंपनी शेयर होल्डर को पैसे दे सकती है, और दूसरा जब कंपनी बायबैक कर रही है अपने ही शेयर या सिक्योरिटी तब कंपनी के साइड से शेयर होल्डर को पैसे जाते हैं। The buyback is governed by, बायबैक कंपनीज एक्ट से भी गवर्न होता है और जो लिस्टेड एंटिटी है उसको कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही है और अलग से उसको ये बायबैक रेगुलेशन 2018 भी फॉलो करना है। The buyback is governed by section 68, 69, 70 of the Companies Act and rule number 17 of share capital and debenture rule. नेक्स्ट, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उस पर कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा? वो होगा सेबी बायबैक रेगुलेशन 2018। अब हम ये देखते हैं कि बायबैक के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, बायबैक करने के फायदे क्या है अपने। पहला हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज टू स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज प्रमोटर शेयर होल्डिंग सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद सेबी टेक ओवर रेगुलेशन। अब मान लो किसी कंपनी ने अपने 1000 शेयर्स इशू किए थे, ऑलरेडी इसके 1000 शेयर्स इशू थे, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे 30% थी और तो प्रमोटर्स ने मान लो 300 शेयर लिए थे तो उनकी शेयर होल्डिंग 30% थी। अगर कंपनी बायबैक कर रही है और कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि हम 500 शेयर्स बायबैक कर रहे हैं तो इस 1000 में से बच गए कितने शेयर्स? सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर्स अब बच गए जो इशू थे, 500 कंपनी ने बायबैक कर लिए। और अभी हमारे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है? उन 500 शेयर में से 300 शेयर होल्डिंग है, तो 500 का कितना परसेंट हो गया? अब ये 500 का 60% हो गया। तो यहाँ पे कंपनी बायबैक क्यों कर रही है? क्योंकि उसको अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ानी है तो प्रमोटर मान लो किसी भी रीजन की वजह से शेयर्स और मार्केट से खरीद नहीं सकता, तो कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग है उनसे शेयर ले लेती है। तो अल्टीमेटली प्रमोटर ने शेयर नहीं खरीदे लेकिन फिर भी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ गई। पहले 30% थी और 60% हो गई, लेकिन प्रमोटर के पास शेयर कितने थे? पहले भी 300 थे, अभी भी 300 है। पहले 1000 शेयर कैपिटल पे 300 शेयर थे, अब 500 की शेयर कैपिटल पे 300 शेयर है। तो बायबैक का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कंपनी को अपने प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ानी है तो कंपनी बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आया था टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है?
अर्निंग पर शेयर का मतलब है कंपनी की टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जितने कंपनी ने इशू किए हैं, तो उसी को हम अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। मान लो आज कंपनी की अर्निंग 1 लाख है और कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करके रखे, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा? 1 लाख डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे 100 रुपीज आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पे ही अगर कंपनी बायबैक कर दे और बोल दे कि वो इन 1000 शेयर में से 500 चलो हम एग्जांपल लेते हैं, 1000 शेयर में से 200 शेयर का बायबैक कर रही है। अब शेयर कितने रिमेनिंग हो गए? शेयर हो गए 800, और कंपनी की अर्निंग कितनी है अभी? सेम 1 लाख है। तो अब ईपीएस कैलकुलेट करते हुए क्या करेंगे? 1 लाख डिवाइड बाई 800, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज 1 लाख डिवाइड बाई 800 वुड बी 125 हो जाएगा यहाँ ईपीएस। तो कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज कर ली अपने शेयर बायबैक करके। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करना। नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव वही अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड ही है। अगर कंपनी को रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव करना है कि जितनी उन्होंने शेयर होल्डर से कैपिटल ली उसको अच्छे से शेयर होल्डर को उनको रिटर्न देना है, तो इन रिटर्न इंप्रूव कर सकती है बाय बायबैक। नेटवर्थ पे रिटर्न भी बायबैक से इंप्रूव हो सकता है, एंड लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू भी इंप्रूव कर सकती है। जितने कम शेयर होल्डर उतनी ज्यादा उन शेयर होल्डर को लगेगा कि हाँ उतना ज्यादा उनका स्टेक है, और यहीं से कंपनी उनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रिजर्व कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू एनहांस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी। आपका जो भी स्टेक है कंपनी में, अगर आपको वो स्टेक अपना कंपनी में बढ़ाना है तो बचे हुए शेयर होल्डर्स से अगर हम शेयर्स ले लेंगे तो बचे हुए शेयर्स कुछ लिमिटेड शेयर होल्डर्स के पास होंगे और हमारे पास होंगे, तो अल्टीमेटली हमारा स्टेक बढ़ जाएगा, हम अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं एज अ कंपनी। नेक्स्ट आता है टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड। अनवेलकम टेक ओवर बिड हमने टेक ओवर में एक एग्जांपल देखा था, माइंडट्री का एग्जांपल, कि माइंडट्री एक कंपनी थी, उसके 30% शेयर्स किसके पास थे? प्रमोटर्स के पास थे, और 30% में से 10% शेयर्स किसके पास थे? सीसीडी के पास थे, दैट इज कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे उन्होंने ये शेयर एलएनटी को दे दिए थे, लार्सन एंड टुब्रो। अब लार्सन एंड टुब्रो ने क्या किया? यहाँ पे एलएनटी को अक्वायर करना था पूरे के पूरे माइंडट्री को, तो 10% शेयर तो एलएनटी को मिल गया सीसीडी से, और एलएनटी ने ओपन ऑफर दे दिया कि हमें यहाँ पे माइंडट्री को अक्वायर करना है। तो यहाँ पे माइंडट्री ने डिसाइड किया कि हम जो पब्लिक के पास से शेयर है वही ले लेते हैं, तो लार्सन एंड टुब्रो मार्केट से कुछ नहीं ले पाएगा। यहाँ पे माइंडट्री ने ट्राई किया था पब्लिक से शेयर लेने का, तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे माइंडट्री के बायबैक ऑफ शेयर का था कि लार्सन एंड टुब्रो को शेयर ना मिल पाए। तो यहाँ पे यही सेम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए, दैट इज टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड। अगर आपकी कंपनी को कोई टेक ओवर करना चाहता है एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट टेक ओवर, तो आप उस टेक ओवर को काउंटर करने के लिए बायबैक कर सकते हो अपने शेयर्स। नेक्स्ट आता है टू रिटर्न द सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर। ये थोड़े थ्योरिटिकल पॉइंट है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास बहुत कैश पड़ा है। कभी किसी कंपनी को कहते हुए सुना है कि हाँ हमारे पास बहुत कैश पड़ा है, अब हमें शेयर होल्डर को पैसे देने हैं, तो हमने सोचा थोड़े शेयर्स ऐसे ही बाई बैक कर लेते हैं। ये खाली थ्योरिटिकल पॉइंट है, ऑन पेपर पॉइंट है, बट ऑब्जेक्टिव है, देन वील हैव टू अकॉर्डिंगली थोड़ा समझना पड़ेगा उसको। That is surplus cash to the shareholder and allow profitable deployment of cash surplus. Next है to achieve optimum capital structure. Normal generally capital structure debt equity ratio 2:1 को समझा जाता है, that is optimum capital structure. मतलब आपकी जितनी इक्विटी है उससे दुगनी डेट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि अगर ये कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा हिला हुआ है तो हम बायबैक करके इस कैपिटल स्ट्रक्चर तक अपना कैपिटल लेके आ सकते हैं कि डेट और इक्विटी इतनी वापस प्रपोर्शन में हो जाए। नेक्स्ट है टू सपोर्ट द शेयर ड्यूरिंग द स्लगिश मार्केट कंडीशन। स्लगिश मतलब बहुत गंदी मार्केट कंडीशन है। आज आपके शेयर मतलब मार्केट में बहुत गंदी कंडीशन है, आपके शेयर 50 रुपए के हैं, वो 50 रुपए से रिड्यूस होते होते
50 से 30 आई, 30 से 20 आई। अब आप बाईबैक कर रहे हो तो आप बाईबैक हमेशा जो मार्केट प्राइस चलता है उससे हायर पे कर रहे हो। तो आपने अगर ऐसा बोला कि हम 50 रुपए में शेयर बाईबैक कर रहे हैं, तो जो शेयर होल्डर है जो ये देख के डरे हुए थे कि 50 के शेयर 20 पे आ गए, आप उनकी मार्केट कंडीशन को इंप्रूव करते हुए यू आर सेइंग कि हम आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां पे शेयर होल्डर वुड भी थोड़ा सेटिस्फाइड कि हाँ, वो 20 रुपए जो प्राइस आ गए थे शेयर के, वो मार्केट कंडीशन की वजह से आए थे, बाकी कंपनी में उतना वर्थ तो है। तो आप अपनी मार्केट कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए बाईबैक कर सकते हो। नेक्स्ट है टू सर्व द इक्विटी मोर इफिशिएंट, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को और अच्छे से आप टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड एडिशनल एग्जिट रूट टू द शेयर होल्डर व्हेन शेयर आर अंडरवैल्यूड और आर थिनली ट्रेडेड। आपके शेयर मार्केट में अंडरवैल्यूड हैं या फिर आपके शेयर की ट्रेडिंग ही बहुत कम हो रही है, बहुत थिनली ट्रेडेड है, तो जो लोग बेच नहीं पा रहे शेयर क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए हम बाईबैक कर सकते हैं। तो इतने सारे अपने ऑब्जेक्टिव है, कोई भी इसमें से 5 से लेके 7 ऑब्जेक्टिव यू विल हैव टू चूज, एंड वो एक बार समझ लेना, एक बार याद रख लेना फॉर आंसर फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे बायबैक कौन सा पढ़ रहे हैं, बायबैक अंडर सेबी रेगुलेशन, लेकिन कुछ हमारा कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन बायबैक के बारे में क्या बोल रहे हैं वो भी हमें थोड़ा देखना होगा। पहला आता है दैट इज प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट। स्टार्टिंग में हमने देखा था कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 68, 69 एंड 70 एंड रूल नंबर 17, ये पूरा का पूरा गवर्न करता है बायबैक ऑफ द कंपनी। That is section number 68, 69 and 70 of the Companies Act and rule number 17 of the Companies Rule govern the buyback। और लिस्टेड एंटिटी को क्या फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलेशन लेड डाउन बाय द सेबी, और लिस्टेड एंटिटी को सेबी का रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, और जैसे ही लिस्टेड कंपनी आ गई तो उसको सेबी के सारे रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। पहला बोला है कि आप बायबैक करोगे, तो आप बायबैक शेयर्स अपने कैसे करते हो और उसका इफेक्ट कहाँ पे आता है। एक आपका होता है लाइबिलिटी साइड का कॉलम, एक आपका होता है असेट साइड का कॉलम। अब मान लो आपको शेयर्स बायबैक करने हैं, तो पहले आपको देखना पड़ेगा आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि हम पब्लिक से शेयर खरीद रहे हैं तो उनको पैसे प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल होता है, मान लो आपके 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स है, और यहाँ पे आप जब पब्लिक को पैसा पे करोगे बायबैक करके, तो पैसा हमेशा कैश के फॉर्म में पे होगा। तो आप हमारा अपना देखोगे कैश और कैश इक्विवेलेंट, दैट इज असेट साइड में। अब 1000 शेयर एट दी रेट मान लो 10 रुपीज ईच के शेयर है, आपने डिसाइड किया आपको शेयर बायबैक करने हैं, 200 शेयर्स बायबैक करने हैं। तो एंट्री कैसे होगी, मान लो ये कंपनी है रिलायंस है, अब रिलायंस किसी दूसरी एंटिटी में शेयर्स खरीदती है, तो क्या एंट्री होती है, रिलायंस के असेट साइड में इन्वेस्टमेंट के तौर पे शो किया जाता है। मान लो रिलायंस ने आज टाटा के शेयर में इन्वेस्ट किया, तो रिलायंस के असेट साइड में इन्वेस्टमेंट शो करेगा टाटा के शेयर्स। अब रिलायंस ने खुद के ही शेयर्स वापस ले लिए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो बायबैक है। उसकी एंट्री का इफेक्ट कैसे होता है, यहाँ के अगर रिलायंस ने डिसाइड किया कि उसको अगर अपने 200 शेयर्स वापस लेने हैं, तो ये शेयर कैपिटल में से 200 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ 800 शेयर कैपिटल दिखेगा। 800 शेयर कैपिटल एट दी रेट 10 रुपीज ईच, और कैश में जितना भी कैश था उनके पास उसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 200 शेयर कैपिटल, जितने रुपए के शेयर्स उन्होंने बायबैक किए उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब जब कंपनी शेयर्स अपने खुद खरीद लेती है, तो कंपनी उन शेयर का क्या करती है, यहां से हटा देती है। तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बायबैक के बाद शेयर कैंसिल कर देना। तो बायबैक से शेयर कैंसिल हो जाते हैं। अब जब आप बायबैक करोगे तो आपको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो आप कहां कहां से पैसे लाके बायबैक कर सकते हो, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो हम कंपनीज एक्ट में देखने वाले हैं। पहला बोला है a company may purchase its own share or security on buyback out of, आप 3 चीजों से बायबैक कर सकते हो। आपके पास फ्री रिजर्व है, आप फ्री रिजर्व को यूज करके बायबैक कर सकते हो। आपके फ्री रिजर्व मतलब जो भी आपका सरप्लस प्रॉफिट अवेलेबल है, आप उस प्रॉफिट को यूज करके बायबैक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं और उसको नॉर्मल फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे इशू करते हैं, तो जो हम पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो वो पूरा का पूरा पैसा आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखते हो, तो उसको यूज करके आप बायबैक कर सकते हो। थर्ड क्या है, फ्रॉम प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। However, no buyback of any other kind of specified security shall be made out of the proceed of an earlier issue of the same kind of the share or security of that of a specified security. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि आप बायबैक कर रहे हो तो आपने कोई भी सिक्योरिटी का फ्रेश इश्यू किया था, उस सिक्योरिटी के फ्रेश इश्यू से जो भी पैसे आए उन पैसों को यूटिलाइज करके आप बायबैक कर सकते हो। लेकिन आप जिस टाइप की सिक्योरिटी का बायबैक कर रहे हो, आपने जिस सपोज हम इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हैं, अब इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो, इसके लिए आप पैसे कहां से ला सकते हो, पहले बोला आप फ्री रिजर्व से पैसे ला सकते हो, सेकंड आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो, थर्ड हम कोई भी दूसरी सिक्योरिटी का इश्यू कर सकते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी इक्विटी शेयर नहीं होने चाहिए। अब मेरे को इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं, मैं डिबेंचर इशू करके पैसे ला सकती हूँ और वो पैसों को यूटिलाइज कर सकती हूँ अपने इक्विटी शेयर के बायबैक में, लेकिन मैं इक्विटी शेयर का बायबैक इक्विटी शेयर इशू करके नहीं कर सकती। नहीं तो फिर मतलब क्या रहेगा, एक साइड तो मैं बायबैक कर रही हूँ सेम इक्विटी शेयर, एक साइड ही उसी टाइप के इक्विटी शेयर दूसरी पब्लिक को और इशू कर रही हूँ, तो वो अलाउड नहीं है। वहां पे यही बोला हुआ है, दैट इज दिस पॉइंट, the proceed of issue of any other share or security. However, no buyback of any kind of the share or security shall be made out of the proceed of earlier issue. आप सेम काइंड की सिक्योरिटी इशू करके उन पैसों का यूज करके उसी सेम टाइप की सिक्योरिटी का बायबैक नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने क्या देखा, कंपनीज एक्ट में पहली चीज, आप बायबैक के लिए कौन कौन से पैसे यूज कर सकते हो, कौन कौन से प्रोसीड्स यूज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आता है कुछ कंडीशंस है बायबैक की। पहला, आपका बायबैक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज डला होना चाहिए दैट यू आर अलाउड, यू आर एलिजिबल टू डू बायबैक ऑफ योर सिक्योरिटी, दैट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद दो चीजें हैं, नेक्स्ट है हमारा कब हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड, नॉर्मल कोई भी डिसीजन कंपनी में पास होता है, एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है, दूसरा शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन। तो कौन से केसेस में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन लेके हम डिसाइड कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, कौन से केस में हमें शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा बायबैक के लिए। तो ये पॉइंट में पहला बोला है, दैट इज बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बट इफ द बायबैक अमाउंट टू 10% or less than 10% or less than total paid up equity share capital and free reserve of the company, then board resolution is enough. बायबैक आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से कब हो सकता है, जब अप टू आप 10% ऑफ इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, इस अमाउंट तक का बायबैक कर रहे हो, तब तक आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इससे एक्सीड हुआ, वैसे ही आपको यहाँ पे कंपल्सरीली स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, कंपनी के पास जितने भी फ्री रिजर्व हैं वो कंपनी के पास मान लो 2 लाख फ्री रिजर्व है। तो कंपनी अगर इक्विटी शेयर का बायबैक कर रही है तो कितने अमाउंट की इक्विटी शेयर का बायबैक कर रही है, जहां पे उसको बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोला है अप टू 10%, मतलब इस 3 लाख का अप टू 10% क्या हो जाएगा, 30,000। वो 30,000 तक के शेयर्स का बायबैक कर रही है तो उसको बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर उसको बायबैक करना है तो उसको अपने शेयर होल्डर को कंपलसरी पूछ के ही करना पड़ेगा कि हम ये बायबैक कर सकते हैं या नहीं। तो अभी हमने क्या देखा, बोर्ड रेजोल्यूशन तो सारे बायबैक में लगेगा, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन कब लगेगा, अगर आपका बायबैक मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर और फ्री रिजर्व है, तब हम स्पेशल रेजोल्यूशन को यूटिलाइज करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द बायबैक इज 25% or less than the aggregate of the paid up share capital and free reserve. However, in respect of the buyback of equity share in any of the financial year, the reference to 25% shall be construed with reference to the total paid up equity share capital of that financial year.
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप एक साल में कितना बायबैक कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप 1 ईयर में कितना बायबैक कर सकते हो, अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। सी यहां पे पेड अप कैपिटल में इक्विटी नहीं बोला उन्होंने, मतलब पेड अप का जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहां के लिए तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड होगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। मतलब आप एक साल में मैक्स टू मैक्स कितना बायबैक कर सकते हो, अपनी टोटल इक्विटी और प्रेफरेंस का कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व सबको ऐड करो और उसका 25% आप एक साल में बायबैक कर सकते हो। अब मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर का बायबैक करना है, प्रेफरेंस शेयर का नहीं कर रहे, तो इक्विटी शेयर के लिए ये 25% वाले में हम क्या देखेंगे, 25% ऑफ सिर्फ और सिर्फ पेड अप इक्विटी शेयर प्लस फ्री रिजर्व। इतना ही मैक्स टू मैक्स आप एक साल में बायबैक कर सकते हो। अब इसको एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 है, हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 है और हमारा फ्री रिजर्व दैट इज इक्विटी प्रेफरेंस और फ्री रिजर्व इज 400। तो आप एक साल में मैक्स टू मैक्स कितना बायबैक कर सकते हो वो बताया गया, सबको ऐड कर लो क्योंकि हम क्या बोला, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25%, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दैट इज 1500 हो गए, इसका 25%। हाँ 375, आप सिर्फ और सिर्फ 375 रुपीज का बायबैक कर सकते हो। इतने रुपीज के आपने इक्विटी इशू किए थे, इतने प्रेफरेंस इशू किए थे, इतने का आपके पास फ्री रिजर्व है, तो आप एक साल में मैक्स टू मैक्स कितना बाय कर सकते हो, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25%। तो यहाँ पे 375 आप मैक्स टू मैक्स इतने रुपए का बायबैक कर सकते हो। लेकिन जहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल की बात आ रही है, क्योंकि बायबैक दोनों शेयर का हो सकता है, प्रेफरेंस का भी इक्विटी का भी, लेकिन जहां इक्विटी की बात आ रही है तो वहां पे हम प्रेफरेंस को काउंट नहीं करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी बायबैक की आ रही है बात, तो इक्विटी कितना कर सकते हो, 1000 प्लस 400 दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 1400 का 25%। दैट इज 350 रुपीज का आप बायबैक कर सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट ये बोला गया, पूरा का पूरा एग्रीगेट बायबैक आप एक साल में कितना कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 375 का एग्रीगेट बायबैक कर सकते हो। टोटल बायबैक पूरे साल में, बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो तब हम उस केस में पेड अप कैपिटल की जगह सिर्फ और सिर्फ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल देखेंगे। जस्ट रीड दिस पॉइंट एंड चेक करो ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आई होप ये क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या देखा, आपको बायबैक के लिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा कब, जब आप बायबैक कितना कर रहे हो वन टाइम में, अप टू 10% ऑफ किसका, शेयर कैपिटल अप टू 10%। सी आप अगर बायबैक कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का, तब आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तक हमने एक बार क्या देखा, वापस रिवाइज कर लेते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से कितने का बायबैक कर सकते हो, अप टू 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन कब लगेगा, जब आप उससे ऊपर बायबैक कर रहे हो, दैट इज मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, उससे ऊपर के अमाउंट का बायबैक कर रहे हो, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। ये पॉइंट फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा एक फाइनेंशियल ईयर में हम कितना मैक्स टू मैक्स बायबैक कर सकते हैं, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। लेकिन यहां भी अगर आपको इक्विटी बायबैक करना है तो एक फाइनेंशियल ईयर में 25% ऑफ इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व।
तो जहां पे शेयर कैपिटल आ रहा है तो शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस, और पेड अप का मतलब है, पेड अप इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी हमने इश्यू की। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है या पेड अप इक्विटी लिखा है, वन एंड द सेम थिंग, हम दोनों चीजें एक ही है। यहां पे ये लिमिट फिनिश होती है। अब नेक्स्ट आता है द एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर द बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब अब डेट और इक्विटी के, डेट एंड कैपिटल का रेशियो, डेट और पेड अप कैपिटल और रिजर्व का रेशियो 2:1 होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। ओन बाय द डेट इज, सॉरी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 2:1। अब इसका मतलब क्या है, मान लो कंपनी की जितनी भी डेट है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, हम टोटल डेट देख रहे हैं, ठीक है, इसे रब कर लेते हैं अपने से। यहाँ पे टोटल डेट का पॉइंट आ रहा है, तो टोटल डेट का ये पॉइंट है कि आपकी, मान लो आपका अभी टोटल डेट कितना है, मान लो आपका डेट टोटल 1 लाख का है और आप बायबैक कर रहे हो सिक्योरिटीज। अच्छा, आपके पास टोटल शेयर्स कितने थे, शेयर प्लस रिजर्व, शेयर प्लस रिजर्व की अभी तक की टोटल वैल्यू थी हमारी 70,000। अब आप बायबैक करना चाहते हो यहाँ पे 30,000 का, तो आप बायबैक कर लोगे, उसके बाद हमारा शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना बचेगा आफ्टर बायबैक। अगर ये बायबैक कर लिया तो आपका शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। अब आपको देखना है पोस्ट बायबैक इस डेट का और बचे हुए शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, इनका रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना रेशियो है, 1 लाख रेशियो 40 के, तो ये रेशियो कितना हो गया, यहाँ पे 2.5:1 हो गया ना, तो ये अलाउड नहीं है। जस्ट एक्सक्यूज मी। तो हम अब ये देखेंगे बायबैक में कि हमारा बायबैक के बाद डेट और शेयर कैपिटल और रिजर्व का रेशियो कितना है। आफ्टर बायबैक वो रेशियो 2:1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीड हो रहा है, जैसे इस केस में 2.5:1 हो रहा था, तो ये बायबैक अलाउड नहीं है, ऐसा बायबैक। सी, अब इसको रीड करते हैं वापस। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट, आप रेशियो निकालोगे किसका, सारी डेट का रेशियो ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर द बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। आपकी बायबैक करने के बाद जितनी भी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व बची, उसका रेशियो हम कंपेयर करेंगे डेट को, डेट का। जैसे कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट का रेशियो, आपकी कितनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व बची उनका रेशियो, उन दोनों का रेशियो 2:1 से एक्सीड हुआ तो वो वाला बायबैक अलाउड नहीं होगा। सपोज हम उसी एग्जाम, एक बार वापस फ्रेश एग्जांपल लेते हैं। आपकी डेट है मान लो 1 लाख की, आपका पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल अब भी आपका है पेड अप शेयर कैपिटल 50 के, आपका रिजर्व कितना है, रिजर्व है 20 के। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। आप बायबैक करने का सोच रहे हो कितना, 20 के का बायबैक करने का आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे आफ्टर बायबैक आपकी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व कितनी बचेगी,
तो ये तो प्री बायबैक है। पोस्ट बायबैक कितना है, डेट तो सेम रहेगी, पेड अप शेयर कैपिटल में से हम 20K माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो गया 30K और फ्री रिजर्व सेम 20K। तो यहाँ पे कितना रेशियो आ गया, ये कितना हो गया टोटल मिला के 50K। अब आपका हम देखेंगे टोटल डेट और हमारे पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व का रेशियो। टोटल डेट कितना है 1 लाख और पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व को एग्रीगेट करके दिया तो कितना है 50K। तो ये रेशियो आपका 2:1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो ये रेशियो ऑप्टिमम है 2:1 यहाँ पे आ गया। तो ये बाय बैक करना आपको अलाउ करेंगे 20K का। अब मान लो यहाँ पे आप 30K का बायबैक करते, अगर 30K का बायबैक करते तो यहाँ पे कितना आ जाता, इसमें से 50 में से 30 माइनस करते ये 20 हो जाता, फिर ये कितना हो जाता 40 हो जाता। अब हमारा नया रेशियो क्या आता 1,40K, तो ये रेशियो कितना होता 2.5:1। तो इतना बायबैक हम अलाउ नहीं करेंगे, बायबैक को विद इन लिमिट होना पड़ेगा कि पोस्ट बायबैक 2:1 होना चाहिए। Next, however, the central government may by order notify the higher percentage. बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ये पॉइंट कर दो, इतना रिलेवेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इक्विटी रेशियो को हायर भी कर सकती है अगर चाहे तो। सी डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पे ये मेंटेन करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि बायबैक नॉर्मली क्या होता है जब भी कोई कंपनी का वाइंड अप होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को एकदम एंड में मिलता है। सबसे पहले किसको मिलता है सिक्योर डेट, फिर अनसिक्योर डेट, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे मिलते हैं, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। यहाँ तो आप सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दे के फ्री कर रहे हो, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन रहे, डेट ज्यादा ना हो जाए और इक्विटी कम ना हो जाए, जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, ऑल द शेयर एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आर फुल्ली पेड अप। तो ये फालतू का ही पॉइंट है, इंप्लाइड है, आप जो भी बायबैक कर रहे हो सिक्योरिटी वो फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। नेक्स्ट, and the buyback of the share or security listed on any of the recognized stock exchange in specified with the regulation। अगर आपका कोई भी एंटिटी है जो लिस्टेड भी है उसको ये भी कंप्लाई करना पड़ेगा और स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन मतलब बायबैक के रेगुलेशन भी कंप्लाई करने पड़ेंगे। ये तो अभी हम कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन पढ़ रहे हैं कि कंपनीज एक्ट में बायबैक कैसे होता है। सी जब हम सेबी के रेगुलेशन पढ़ेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन लगभग सेम ही है, थोड़ा और एक दो डिटेल उन्होंने बताया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो कंडीशन यहाँ पे है वही सेम टू सेम कंडीशन हमारी लगभग सेबी में भी है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा द बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर और सिक्योरिटी अदर देन दोज स्पेसिफाइड एज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड। ओके, ये दोनों पॉइंट्स रीड करने के बाद कट कर देना। इसका मतलब अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है तो वो बायबैक अकॉर्डिंग टू बायबैक रेगुलेशन सेबी के बायबैक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करेगी। अगर कोई अनलिस्टेड एंटिटी है तो उसको कंपनीज एक्ट पूरा फॉलो करना पड़ेगा बायबैक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो ऑफर ऑफ बायबैक मेंशन्ड अबव शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर reckoned after the date of closure of preceding offer for buyback। इसका मतलब क्या है, दो बायबैक के बीच में एटलीस्ट 1 साल का गैप तो होना ही चाहिए। ऐसा आप मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए एटलीस्ट दो बायबैक्स के बीच में। नेक्स्ट है द नोटिस ऑफ द मीटिंग फॉर द स्पेशल रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड टू बी पास्ड शैल बी अकम्पेनिड बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छा बायबैक में स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब आपको बायबैक करना है किससे ज्यादा, मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे बोला है जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस सेंड करोगे शेयर होल्डर को कि हमें बायबैक करना है, ये नोटिस है, इस डेट को पूरा का पूरा वोटिंग होगी, तो उस नोटिस में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में यही बताया गया होगा कि आप बायबैक क्यों करना चाहते हो, कितने अमाउंट पे करना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, पूरी एक्सप्लेनेशन दी होगी बायबैक की। नेक्स्ट बोला है एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन। आपको बायबैक कंप्लीट कब तक कर देना है, अगर आप पे स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो 1 ईयर फ्रॉम द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए था, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए ही नहीं था, तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन आपको बायबैक कंप्लीट कर देना है।
सी ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कौन से थे, हम कौन कौन से अमाउंट से बायबैक कर सकते हैं, जैसे कि फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। उसमें भी ध्यान रखना है हम सेम टाइप की सिक्योरिटी इशू करके उसका पैसा यूज नहीं कर सकते बायबैक के लिए। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना था कब हमें बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, कब स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, मैक्स टू मैक्स एक साल में आप कितने अमाउंट तक का बायबैक कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपको अगर इक्विटी शेयर का बायबैक करना है तो मैक्स टू मैक्स कितना अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर आप बायबैक कर सकते हो। ये पूरा का पूरा क्या था हमारा कंपनीज एक्ट के रिलेटेड पॉइंट कि कंपनीज एक्ट ने बायबैक की कंडीशन में क्या बोला है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेबी का बायबैक रेगुलेशन 2018। सेबी के बायबैक रेगुलेशन में अलग अलग चीजें बताई है कि बायबैक कौन कौन से टाइप से हो सकता है। कम टू पेज नंबर 5। सी बायबैक सेबी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से हो सकता है, 3 टाइप के बायबैक है। हमें इस पूरे चैप्टर में इन 3 टाइप के बायबैक का प्रोसीजर पढ़ना है और कौन कौन से बायबैक में क्या क्या होता है वो पढ़ना है। तो सेबी के अकॉर्डिंग हम बायबैक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप यहाँ पे बोला हुआ है, दैट इज पेज नंबर 5 एंड वाला चार्ट, दैट इज a company may buy back the shares or specified security by one of the following method। पहला है हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक कर सकते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज कंपनी को 10,000 शेयर बायबैक करने हैं तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलती है कि आपके पास कितने शेयर हैं और कुछ रेशियो बता देती है, जैसे 5:1। अगर आप कंपनी के 5 शेयर होल्ड कर रहे हो तो आप 1 शेयर बायबैक में डाल सकते हो, 1 शेयर कंपनी को बेच सकते हो, कंपनी वो 1 शेयर ले लेगी। तो पहला ऑप्शन अपने पास क्या है, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोल दें कि अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आप हमें बेच दो, हम बायबैक करने के लिए रेडी हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडर ऑफर बोलते हैं। सबसे पहले हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछ लिया कि हमें बायबैक करना है, आप रेडी हो या नहीं। सपोज कंपनी की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख कैपिटल है और कंपनी को 10,000 शेयर बायबैक करने हैं। तो यहाँ पे रेशियो क्या निकालेगी कंपनी, 10:1 कि जिसके पास 10 शेयर है, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिसके पास 10 शेयर है वो 1 शेयर दे सकता है। मान लो आपके पास 100 शेयर है तो आप कितने शेयर दे सकते हो, 100 डिवाइड बाई 10, आप 10 शेयर बायबैक के लिए डाल सकते हो। ये हमारा क्या है, टेंडर ऑफर। एंड सेकेंड आता है बायबैक थ्रू ओपन मार्केट ऑफर। अब ओपन मार्केट से आप कैसे कर सकते हो, टेंडर ऑफर में तो हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ईमेल करके उनको कम्युनिकेट करके बताया था कि हम आपके शेयर खरीदने के लिए रेडी हैं, आपके पास राइट है कि आप इस रेशियो में अपने शेयर सेल करना चाहो तो कंपनी खरीदने के लिए रेडी है, दैट इज टेंडर ऑफर। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट। आप शेयर होल्डर से नहीं, ओपन मार्केट से खरीद रहे हो। अब ओपन मार्केट में कैसे, आप जा रहे हो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में खरीद रहे हो। मान लो कंपनी ने डिसाइड किया अगर उसको 10,000 शेयर बायबैक करने हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, उसके पास पैसे होंगे, धीरे 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 शेयर बायबैक कर लेगी अप टू 10,000 शेयर। तो स्टॉक ओपन मार्केट में भी 2 अलग अलग टाइप है। एक तो क्या, स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक करना, कंपनी के पास पूरा मार्केट खुला हुआ है, कंपनी गई स्टॉक एक्सचेंज में, उसको जितने शेयर्स बाय करने हैं, बायबैक करने हैं, वो धीरे 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 बायबैक कर लेगी, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। एंड ओपन मार्केट में भी एक और टाइप का होता है बुक बिल्डिंग इशू। अब बुक बिल्डिंग इशू में क्या होता है, कंपनी पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट निकालती है और बुक बिल्डिंग में क्या होता है, एक प्राइस रेंज दी जाती है, फिर जो जिनके पास शेयर हैं वही बताते हैं कि हम कितने पे शेयर बेचना चाहते हैं। हमने देखा था ना बुक बिल्डिंग में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जैसा कॉन्सेप्ट कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस रेंज देती है। सेम होता है बायबैक के केस में, कंपनी एक प्राइस रेंज देती है और बाकी सारे शेयर होल्डर से, लोगों से पूछती है कि हम बायबैक करना चाहते हैं, आप अपने शेयर कौन से दाम में हमें बेचने के लिए रेडी हो। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, फिर बिडिंग करते हो। तो पहले प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ, फिर आप सबने बिडिंग की, फिर बिडिंग के अकॉर्डिंग कंपनी ने एक फाइनल प्राइस डिसाइड की, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस। अब उस प्राइस पे कंपनी बायबैक कर लेगी। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के बायबैक के मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू हमारा सेबी। तो बायबैक 3 टाइप से हो सकता है। पहला कैसे हो सकता है, आप बायबैक कर सकते हो टेंडर ऑफर के थ्रू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑप्शन दे रहे हो कि आपको अपने शेयर सेल करने हैं तो यू हैव अ राइट टू सेल द शेयर। नेक्स्ट क्या है, आप ओपन ऑफर के थ्रू भी बायबैक कर सकते हो, सॉरी ओपन मार्केट के थ्रू भी।
ओपन मार्केट में भी अपने पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। ओपन मार्केट में आप शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं बोल रहे, सीधा स्टॉक एक्सचेंज पे गए, जो जो शेयर्स आपको खरीदने के लिए मिले आपने बाय बैक कर लिया जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए थी। दूसरा, या तो आपने बुक बिल्डिंग प्रोसेस किया, मतलब आपने एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें से ही जिन्होंने शेयर होल्ड करके रखे हैं उनको ही पूछा आप कौन से प्राइस पे शेयर सेल करना चाहते हो, फिर उन सब ने मिलकर बिडिंग की होगी, फिर हमने कट ऑफ प्राइस डिसाइड किया और जो उस कट ऑफ प्राइस तक के शेयर हैं हमने उन सारे शेयर्स को बायबैक के लिए ले लिया। तो दैट इज हमारा बुक बिल्डिंग इशू। टेंडर ऑफर में हम स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि हम 50 रुपए में ये शेयर खरीदना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास राइट है अपने शेयर सेल करने का। जनरली बायबैक अट्रैक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है ना, कंपनी उसके ऊपर ही प्राइस देती है बायबैक के लिए, अदरवाइज बायबैक अट्रैक्टिव ही नहीं होगा। तो ज्यादातर जैसे विप्रो ने बायबैक किया हुआ है और काफी सारी कंपनीज ने बायबैक किया हुआ है। तो बायबैक में क्या होता है, अगर आपका मार्केट प्राइस 20 रुपए चल रहा है तो कंपनी उससे ऊपर ही बोलेगी कि हम 50 रुपए में शेयर खरीदने के लिए रेडी हैं, तभी शेयर होल्डर शेयर देने के लिए रेडी होंगे। तो बायबैक हमेशा ज्यादातर प्रीमियम पे ही होता है। तो यहाँ पे कंपनी ऑफर में ही बता देती है कि हम इतने रुपए पे आपके शेयर लेने को रेडी हैं, एक रेशियो बता देती है। तो आपको अगर शेयर लेने हैं, देने हैं कंपनी को, तो यू कैन गिव योर शेयर। अब आज हम पढ़ेंगे दैट इज टेंडर ऑफर में बायबैक कैसे करते हैं। कम टू पेज नंबर 10। अब 10 में क्या है, हम पूरे के पूरे चैप्टर में यही तीन चीजें पढ़ेंगे कि बायबैक हम टेंडर ऑफर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ओपन मार्केट के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से कब खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट के थ्रू बुक बिल्डिंग से कैसे खरीद सकते हैं। ये पूरे के पूरे प्रोसेसेस हमें देखने हैं, अच्छे से समझने हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। पहला हम देख रहे हैं दैट इज बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर। A company may buy back its share or securities from existing shareholders, security holder on a proportionate basis। मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी डिसाइड कर लेती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कि हर शेयर होल्डर से हमें किस रेशियो में शेयर लेने हैं। जैसे अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया 10:1, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस शेयर होल्डर के पास हमारे 10 शेयर हैं वो 10 शेयर में से एक शेयर हमें दे सकता है बायबैक के लिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन। अब यहां पे बोला हुआ है however 15% of the number of the securities which the company proposes to buy back as per their shareholding or the number of security entitled as per their shareholding whichever is higher shall be reserved for a small shareholder। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कंपनी कोई टेंडर ऑफर कर रही है तो जितना अमाउंट का वो बायबैक कर रही है उसका एटलीस्ट 15% ऑफ द अमाउंट वो ये ध्यान में रखेगी कि उतना बायबैक उनको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर से करना है। अब स्मॉल शेयर होल्डर कौन से शेयर होल्डर होते हैं, ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने हमारी कंपनीज के शेयर्स लेके रखे हैं लेकिन उनकी वैल्यू 2 लाख से एक्सीड नहीं हो रही। ये फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहे। आपने मान लो रिलायंस कंपनी के मैंने शेयर्स लेके रखे हैं, अब मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर जिनकी फेस वैल्यू टोटल हमारी 50,000 है, तो मैं एक स्मॉल शेयर होल्डर में आ गई। अब मैंने मान लो शेयर मार्केट में 20 लाख इन्वेस्ट करके रखे हैं, फिर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 लाख में से मेरे पास अब भी टाटा मोटर्स के शेयर हैं और वो शेयर मेरे पास हैं 70,000 के। तो हम वही जो कंपनी बायबैक कर रही है वो देखेगी उसके शेयर मेरे पास कितने हैं। तो नो डाउट मेरी इन्वेस्टमेंट 20 लाख की है, बट टाटा मोटर्स के शेयर मेरे पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 70,000 के। तो यहाँ पे मैं उस कंपनी के लिए, मैं टाटा मोटर्स के लिए क्या हुई, स्मॉल शेयर होल्डर।
तो कोई भी कंपनी अगर बायबैक कर रही है टेंडर ऑफर के थ्रू, तो जितना अमाउंट का शेयर उसको बायबैक करना है वो एटलीस्ट 15% उसको अलग ही रखना पड़ेगा। और वो बोलेगी सिर्फ और सिर्फ 15% कौन से लोगों से लेगी? स्मॉल शेयर होल्डर से। अगर कंपनी को मान लो 1000 सिक्योरिटी बायबैक करनी है, तो कंपनी को कंपल्सरली 15% मतलब 150 सिक्योरिटी ऐसे लोगों से लेनी पड़ेगी जो कि स्मॉल शेयर होल्डर है। That is, however, 15% of the number of security which the company proposes to buy back, or number of security entitled as per shareholding whichever is higher। अब या तो वो 15% लेगी, ओके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15% वाला पॉइंट ध्यान में रखना कि मिनिमम तो कंपनी को 15% ऑफ द सिक्योरिटी स्मॉल शेयर होल्डर से ही लेनी है, मिनिमम। नेक्स्ट आता है, इन केस ऑफ बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, the board of director may till 1 working day prior to the record date increase the maximum buyback price and decrease the number of security proposed to be bought back such that there is no change in the aggregate size of the buyback। अब बायबैक हो रहा है तो आप बायबैक से दैट इज वन डे प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होता है? एक ऐसी डेट डिसाइड की जाती है कि जिस दिन आप मेरे शेयर या सिक्योरिटी होल्डर हो, आपको ही राइट मिलेगा बायबैक का। तो रिकॉर्ड डेट इज अ डेट फिक्स्ड। मान लो मैंने डिसाइड कर दिया 20 जनवरी, तो इसका मतलब है 20 जनवरी को जो भी मेरे सिक्योरिटी होल्डर थे उन्हीं को ये राइट जा रहा है बायबैक का, वही अपने शेयर्स दे सकते हैं। तो अगर आपने एक रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी, उस रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले तक डायरेक्टर्स के पास राइट है कि वो बायबैक में जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं वो प्राइस हायर कर सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं बायबैक की वो क्वांटिटी लोअर कर सकते हैं, जिससे उसका एग्रीगेट such that the aggregate size of the buyback is not changed। इसका मतलब ये है इसका मतलब क्या है? मान लो अगर डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया था, अगर डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया था कि हम 50 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदेंगे, बायबैक करेंगे और 1000 शेयर बायबैक कर रहे हैं, तो एग्रीगेट कितना लग रहा है उनका? दैट इज द एग्रीगेट साइज ऑफ द बायबैक। एग्रीगेट साइज ऑफ बायबैक हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 1000 शेयर, दैट इज 50,000 हमारा एग्रीगेट साइज हो गया। 1000 ये जीरो ही है, तो 50,000 एग्रीगेट साइज हो गया। अब डायरेक्टर रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले तक चेंज कर सकता है, इस प्राइस को बढ़ा सकता है, इस साइज को घटा सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन ला सकता है जिससे ये चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब 50 रुपए से अगर डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं मैं 100 रुपए, मैं मान लो सिक्योरिटीज होल्डर 50 रुपए में सेटिस्फाइड नहीं है, अब डायरेक्टर को लग रहा है कि ये लोग 50 रुपए में हमें शेयर्स और सिक्योरिटी बायबैक के लिए नहीं देंगे, तो ये प्राइस बढ़ा सकते हैं। कभी भी ध्यान रखना, बायबैक का प्राइस अनाउंस हो गया, उससे कम प्राइस में ये लोग बायबैक नहीं कर सकते, प्राइस बढ़ा सकते हैं यहाँ पे कि हम 100 रुपए का बायबैक करेंगे, एक शेयर 100 रुपए का, और क्वांटिटी घटा सकते हैं, लेकिन ये बढ़ा घटा के भी कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि इसमें चेंज ना हो। तो हम कैसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 100 रुपए, 50 रुपए का 100 रुपए कर दिया, यहाँ पे 1000 के हमने 500 शेयर ले लिए, मतलब हम 500 शेयर बायबैक करेंगे 100 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्वांटिटी हम घटा सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन अग्रीगेट पूरा का पूरा क्वांटम में फर्क नहीं आना चाहिए। और वो आप कब तक कर सकते हो? रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले तक कर सकते हो। रिकॉर्ड डेट क्या होता है? ऐसी डेट जो फिक्स की होती है, उस दिन जो भी हमारे सिक्योरिटी होल्डर है उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ हम बायबैक का राइट देंगे। जस्ट रीड दिस एंड आई होप ये पॉइंट अभी क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर बायबैक का। तो पहले हम देखते हैं, हमें पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी बायबैक के लिए कि हमारी कंपनी बायबैक लेके आने वाली है, वो हमें पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा। द कंपनी शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट within 2 working days from the date of declaration of result of postal ballot of a special resolution
और बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर आपकी कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए एलिजिबल है और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एलिजिबल है, तो पहले आप बोर्ड और स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी कंपनी को मान लो अप टू 10% बायबैक करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर कर रही है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए होगा। तो जिस दिन आपको बोर्ड रेजोल्यूशन मिला या जिस दिन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन मिला, उसके आपको 2 वर्किंग डेज, ध्यान रखना कौन से डेज हैं, 2 वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज का मतलब ऐसे डेज एक्सक्लूडिंग संडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज। आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। किसमें? न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर एंड रीजनल न्यूज़पेपर। एंड उसके साथ साथ कंपनी किसको देगी पब्लिक अनाउंसमेंट? नेक्स्ट, पब्लिक अनाउंसमेंट वो एक और कॉपी फाइल करेगी अलोंग विद द फी स्पेसिफाइड टू सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज वेयर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। पब्लिक अनाउंसमेंट एक तो न्यूज़पेपर में करना है और एक दूसरा सेबी को भी बताना है और अपने स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है जहां पे उस कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड है कि हम बायबैक लेके आने वाले। नेक्स्ट बोला है द स्टॉक एक्सचेंज शैल डिसेमिनेट द पब्लिक अनाउंसमेंट टू द पब्लिक। अब स्टॉक एक्सचेंज ये पब्लिक अनाउंसमेंट पब्लिक को वापस डिसेमिनेट करेगा। एक बार तो न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक को पता चल गया, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज भी पब्लिक को अपने साइड से बताएगा इस पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में। नेक्स्ट है एक और पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी कहाँ रहेगी? स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे रहेगी, हमारे जो पर्सन है कंपनी जो बायबैक करिए उसकी वेबसाइट पे रहेगी और मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है फाइलिंग विद सेबी। अब ये पूरा का पूरा पब्लिक अनाउंसमेंट हमारा कंप्लीट होता है। फिर द कंपनी शैल विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट, जिस दिन हमारी रिकॉर्ड डेट डिसाइडेड है, जो रिकॉर्ड डेट डिसाइड हुई उस रिकॉर्ड डेट, मान लो 20 जनवरी रिकॉर्ड डेट डिसाइड हुई, तो रिकॉर्ड डेट के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही मतलब 22 जनवरी तक अब नेक्स्ट कंपनी को सेबी के साथ क्या क्या फाइल करना है? लेटर ऑफ ऑफर, डायरेक्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल करेगी सेबी और उसमें डिस्क्लोजर बताएगी कि डिस्क्लोजर as specified through the merchant banker who is not an associate of the company। तो डिस्क्लोजर देगी कंपनी किसमें? एंड लेटर ऑफ ऑफर में। और लेटर ऑफ ऑफर में कौन कंपनी के बिहाफ पे डिस्क्लोजर देगा? मर्चेंट बैंकर, क्योंकि मर्चेंट बैंकर ही पूरा का पूरा हमारा आईसीडीआर में देखा था ना, पूरा का पूरा मर्चेंट बैंकर ही इशू संभालता है, बायबैक भी मर्चेंट बैंकर ही संभालेगा। तो मर्चेंट बैंकर आपकी एसोसिएट कंपनी नहीं होनी चाहिए और वही पूरा का पूरा डिस्क्लोजर देगी सेबी को। किसमें? दैट इज लेटर ऑफ ऑफर, क्योंकि अब कंपनी बायबैक कर रही है ना, तो कंपनी को शेयर होल्डर को एक लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा कि हम इस अमाउंट पे इतने इतने शेयर बायबैक करने वाले हैं, पूरा का पूरा ऑफर लेटर बना के देगी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी लेटर ऑफ ऑफर किसको दे रही है? सेबी को। एंड उसमें डिस्क्लोजर कौन दे रहा है? मर्चेंट बैंकर दे रहा है। एंड एक सर्टिफिकेट भी देगी जो सेबी बोलेगा इशूड बाय द मर्चेंट बैंकर हु इज नॉट एन सर्टिफाइंग that a buyback that the buyback offer is in compliance with the regulation and letter of offer contain information। अब एक लेटर ऑफ ऑफर जाएगा, उसके साथ एक सर्टिफिकेट जाएगा, मर्चेंट बैंकर ही सर्टिफिकेट देगा सेबी को। सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि जो हमारा लेटर ऑफ ऑफर है वो बायबैक रेगुलेशन से हम कंप्लाई कर रहे हैं और जो भी हम बायबैक कर रहे हैं हम सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन द फॉर्म एंड स्पेसिफाइड। अब डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जरूरी क्यों है? अभी मैंने बताया था कि अगर कंपनी को कभी भी पैसे पे करने होते हैं, अगर कंपनी कभी भी वाइंड अप या लिक्विडेट व्हाटएवर इट इज पैसे पे करने होते हैं, सबसे पहले किसको पे करता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड में आते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर। अब बायबैक में क्या हो रहा है? हम और किसी को भी पैसे पे नहीं कर रहे, हमने किसी से डेट ली होगी, किसी से बोरोइंग ली होगी, तो हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं और उनसे शेयर खरीद रहे हैं। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे पे कर देंगे, फिर भी हम सॉल्वेंट है, हम इनसॉल्वेंट नहीं है, हम बची हुई सारी डेट ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए एलिजिबल है, नहीं तो उनके साथ रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपने प्रेफरेंस तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, उनके पैसे पे कर दिए, लेकिन बचे हुए तो डेट है ना, उनको भी आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ हम सॉल्वेंट है, हमारे पास बायबैक के बाद भी इतने पैसे हैं कि आपकी डेट हम पे कर सकते हैं। इसीलिए हमारा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी चाहिए होता है।
नेक्स्ट, इन केस द बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, नो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर इज रिक्वायर्ड। हम टेंडर ऑफर का पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं। टेंडर ऑफर में हमारा ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की कहीं भी बात नहीं आई, तो इस पॉइंट को कट कर दो भले ही चलेगा। हमने डायरेक्ट क्या देखा, लेटर ऑफ ऑफर देखा था यहाँ पे। तो अभी तक के पॉइंट क्या थे, पहला कि आप पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे, और पब्लिक अनाउंसमेंट कब करोगे, विद इन 2 वर्किंग डेज। जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट कर देनी है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी पब्लिक अनाउंसमेंट कर देनी है कि हम बायबैक करने वाले हैं। एंड उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड डेट के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही आपको सेबी को लेटर ऑफ ऑफर फाइल कर देना है। उसके साथ साथ ही सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन फाइल कर देना है और एक सर्टिफिकेट फाइल कर देना है कि हम सारे के सारे बायबैक के रूल्स और रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफर प्रोसीजर। द कंपनी शैल अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट इन अ पब्लिक अनाउंसमेंट। जब हमने ऊपर पब्लिक अनाउंसमेंट की थी ना, कितने दिनों में, दैट इज बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन के 2 दिन के अंदर अंदर अपने को पब्लिक अनाउंसमेंट करनी थी। तो उसी पब्लिक अनाउंसमेंट में हमें रिकॉर्ड डेट भी बता देनी थी कि इस दिन को हम रिकॉर्ड डेट बनाने वाले हैं। Record date for the purpose of determining the entitlement and the names of the security holder who are eligible to participate in proposed buyback offer। तो रिकॉर्ड डेट का मेन मोटिव ही ये होता है कि हम ऐसे सिक्योरिटी होल्डर को फाइंड कर सके जिनसे हम सिक्योरिटी ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में डेली का डेली शेयर का ट्रांजैक्शन होता रहता है। आज मैं सिक्योरिटी होल्डर हूँ, वही शेयर्स मैं किसी और को सेल कर रही हूँ, नेक्स्ट डे वो सिक्योरिटी होल्डर हो जाएगा। तो हमें एक डेफिनेट डेट लेनी पड़ती है कि इसी दिन के शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर को हम बायबैक देंगे। नेक्स्ट आता है, द कंपनी शैल डिस्पैच लेटर ऑफ ऑफर अलोंग विद द टेंडर फॉर्म टू ऑल द सिक्योरिटी होल्डर हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। अब कंपनी की एक और रिक्वायरमेंट है, कंपनी को लेटर ऑफ ऑफर किसको देना पड़ेगा, सारे के सारे सिक्योरिटी होल्डर को देना पड़ेगा। ये लेटर ऑफ ऑफर है। उसके साथ साथ टेंडर फॉर्म। टेंडर फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी होल्डर फॉर्म भरेगा कि हाँ मेरे को इतने शेयर बायबैक के लिए देने हैं। तो जो फॉर्म आप एक फॉर्म भेजोगे सिक्योरिटी होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर के साथ, लेटर ऑफ ऑफर में तो जनरल चीजें लिखी होगी, हम बायबैक करने वाले हैं, इतने रुपीस का करने वाले हैं, ये चीजें। टेंडर ऑफर में सिक्योरिटी होल्डर भर के देगा कि हाँ मैं अपने शेयर बायबैक के लिए देने को रेडी हूं, तो वो अपनी क्वांटिटी ऑफ शेयर वो सारी चीजें लिखेगा। तो आपको लेटर ऑफ ऑफर के साथ साथ ही टेंडर फॉर्म भी सिक्योरिटी होल्डर को भेज देना है। नेक्स्ट आता है, द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल डिस्क्लोज द डिस्पैच ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर shall be through the public announcement disclose that dispatch shall be in electronic form as per the provision within 2 working days from the record date, and in case of receipt a request from a shareholder to receive a copy of letter of offer in a physical form, it shall be provided the same। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिकॉर्ड डेट, जो भी रिकॉर्ड डेट डिसाइड हुई है उस रिकॉर्ड डेट के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही आपको लेटर ऑफ ऑफर सिक्योरिटी होल्डर को भेज देना है। अब लेटर ऑफ ऑफर कैसे भेजोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजोगे, लेकिन अगर सिक्योरिटी होल्डर चाहे तो आपसे बोल सकता है कि हमें फिजिकल लेटर ऑफ ऑफर दो। आपको इलेक्ट्रॉनिक लेटर ऑफ ऑफर भेजना है, फिर सिक्योरिटी होल्डर के पास राइट है कि उसको फिजिकल में लेटर ऑफ ऑफर चाहिए तो वो फिजिकल में मांग सकता है। नेक्स्ट है, इन केस द एलिजिबल शेयर होल्डर डज नॉट रिसीव द टेंडर ऑफ अ फॉर्म इवन दो ही कैन पार्टिसिपेट इन बायबैक ऑफ एंड टेंडर द शेयर इन द मैनर एज प्रोवाइडेड। अगर कोई भी एलिजिबल शेयर होल्डर है जिसको टेंडर फॉर्म नहीं मिला फिर भी वो बायबैक में पार्टिसिपेट करता है, सेबी ने उसके लिए भी पूरे नॉर्म्स बनाए, क्योंकि वो एलिजिबल शेयर होल्डर था, रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर था। हो सकता है कंपनी से उसको टेंडर ऑफर फाइल करना मिस हो गया हो, कंपनी उसको भेज नहीं पाई हो, फिर भी उसके पास राइट है पार्टिसिपेट करने का बायबैक में। नेक्स्ट है, अब आप बायबैक के लिए बोल रहे हो तो बायबैक के लिए कुछ दिन निकालने पड़ेंगे। जैसे आईपीओ ओपन रहता है ना, हमने देखा था आईसीडीआर में मिनिमम 3 डेज और मैक्स टू मैक्स 10 डेज के लिए आईपीओ ओपन रह सकता है। वही सेम का सेम बायबैक के लिए भी एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा, वो उस टाइम पीरियड में सिक्योरिटी होल्डर अपने शेयर्स हमें दे सके। तो बायबैक कितने दिनों के लिए ओपन रहेगा, 5 वर्किंग डेज के लिए। अब
The date of opening of the offer shall not be later than 4 working days from the record date. जो रिकॉर्ड डेट है उसके 4 दिन के अंदर अंदर ही आपको बायबैक को प्रोसेस ओपन कर देना है। आपको 4 दिन के अंदर अंदर ही ये ओपन कर देना है कि अब सिक्योरिटी होल्डर हमें सिक्योरिटीज दे सकते हैं। और वो ओपन कितने दिन तक रहेगा? 5 वर्किंग डेज तक रहेगा। Next, the company shall provide the facility of tendering the share and settlement of the same through stock exchange. आप अपने शेयर्स कंपनी को बायबैक के लिए दे रहे हो तो वो कैसे दोगे? स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से दोगे, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म तो किस पे है? आपका प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज पे है। आपका प्लेटफॉर्म आपके ब्रोकर के पास है और ब्रोकर ने आपको स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करके रखा हुआ है। तो आप बायबैक के लिए शेयर कैसे दोगे? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू दोगे, अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू दोगे। नेक्स्ट है, द कंपनी शैल एक्सेप्ट द शेयर और सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंटाइटलमेंट ऑन द रिकॉर्ड डेट। जो भी हमारे शेयर होल्डर रिकॉर्ड डेट के दिन थे उनको हमने कितना शेयर ऑफर किया था बायबैक के लिए, उनके बेसिस पे हमें बायबैक उनसे एक्सेप्ट कर लेना है। The share proposed to be bought back are divided into 2 कैटेगरी। एक तो हमने स्मॉल शेयर होल्डर के लिए कैटेगरी रखी थी, कितना? आपको टेंडर ऑफर के थ्रू आप अगर बायबैक कर रहे हो तो मिनिमम आपको 15% ऑफ द बायबैक स्मॉल शेयर होल्डर से ही करना है। उसके साथ साथ बचा हुआ क्या है? जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी फॉर अदर शेयर होल्डर। अब ये नोट वाले में कुछ जनरल पॉइंट ही लिखे हुए हैं। अगर आपका एक पैन अकाउंट नंबर से अलग अलग डीमैट होल्डिंग है तो आपको क्या माना जाएगा? सारे के सारे शेयर को टुगेदर करके फिर आपको बायबैक का ऑफर दिया जाएगा। तो रीड दोस पॉइंट्स। अगर यहाँ पे डाउट है देन यू कैन आस्क मी। ये जनरल नोट ही है पॉइंट्स। ये भी आपके लिए रीड है। हाँ, ये ध्यान में रखना, अगर आपके पास शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहले आपको फिजिकल शेयर डीमैट में करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने बायबैक का क्या पॉइंट देखा? आप शेयर कंपनी को बायबैक के लिए कैसे दोगे? स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू। मतलब आपके शेयर डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। अगर आपके शेयर फिजिकल फॉर्म में है तब हम उसको बायबैक के लिए नहीं दे सकते। पहले डीमैट में कन्वर्ट कराओ, देन ओनली यू कैन गिव योर शेयर फॉर बायबैक। अभी तक हमने इस पूरे बायबैक में क्या देखा? बायबैक होता क्या है, बायबैक के ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनीज एक्ट में कुछ कंडीशन थी। पहली चीज हमने देखी कि हम बायबैक कौन कौन से प्रोसीड से कर सकते हैं, फिर कितने अमाउंट तक का बायबैक कर सकते हैं, कब बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम हो जाएगा, कब स्पेशल रेजोल्यूशन से काम होगा, और 1 साल में कितना बायबैक कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेबी बायबैक रेगुलेशन में किस किस टाइप से बायबैक हो सकता है। 3 टाइप का बायबैक। पहला हमारा टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक, दूसरा ओपन मार्केट से कर सकते हैं। ओपन मार्केट में भी 2 टाइप, एक तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और दूसरा हम कैसे कर सकते हैं बायबैक? कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? एक तो हमारा बायबैक कैसे था? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। दूसरा क्या था? बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू अपने बायबैक कर सकते हैं। ये 3 टाइप के बायबैक है। यही हमें पूरे के पूरे 3 टाइप के बायबैक पढ़ने थे। पहला बायबैक हमने स्टार्ट किया बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर। वहां पे हमने फर्स्ट चीज देखी कि आप टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक कर सकते हो, बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन। वो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था। उस प्रोसेस का एक चार्ट है, वो हम चार्ट से एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा बोर्ड रेजोल्यूशन में, बोर्ड रेजोल्यूशन या शेयर होल्डर रेजोल्यूशन अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल के विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही कंपनी को 3 चीजें करनी है। पब्लिक अनाउंसमेंट दे देनी है। पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या देगी? रिकॉर्ड डेट भी बताएगी। किसको दे देनी है? न्यूज़पेपर में, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल न्यूज़पेपर में पब्लिक अनाउंसमेंट दे देगी। उसके बाद क्या बोल रही है? पब्लिक अनाउंसमेंट कंपनी को सेबी को भी देना है, स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है। स्टॉक एक्सचेंज वो पब्लिक अनाउंसमेंट आगे पब्लिक को वापस दे देगी।
उसके बाद क्या बोला, एक और पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी वेबसाइट पे अपलोड होगी, किसके, सेबी के वेबसाइट पे, मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे, सॉरी सेबी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट पे। अब ये पूरा का पूरा हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट का था। फिर हमारा क्या था, रिकॉर्ड डेट। जो हमारी रिकॉर्ड डेट डिसाइड हुई है, उस रिकॉर्ड डेट के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही कंपनी को लेटर ऑफ ऑफर फाइल कर देना है। किसको, सेबी को फाइल कर देना है, शेयर होल्डर को फाइल कर देना है। जब सेबी को लेटर ऑफ ऑफर फाइल करेगी तो 2 चीजें और देगी, वो हमने देखा था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप लोग चार्ट बनाओ तो लिख लेना। वो 2 चीजें हैं, दैट इज एक तो इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट, दूसरा सर्टिफिकेट बाय द मर्चेंट बैंकर की कंपनी सारा का सारा बायबैक रेगुलेशन कंप्लाई करेगी। अब ये पूरा का पूरा पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा, रिकॉर्ड डेट के 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही हमारा बायबैक का प्रोसेस ओपन हो जाना चाहिए। रिकॉर्ड डेट के विद इन 4 वर्किंग डेज ही हमें क्या कर देना है, बायबैक का इशू ओपन कर देना है, विद इन 4 वर्किंग डेज। और आप बायबैक का इशू ओपन करोगे, ये नेक्स्ट पॉइंट है, हम आगे सीखेंगे, आज हमने ये पॉइंट नहीं देखा। जैसे ही बायबैक का इशू ओपन होगा, आपको बायबैक कितने दिनों के लिए ओपन रखना पड़ेगा, 5 वर्किंग डेज के लिए ओपन रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका बायबैक का इशू क्लोज हो जाएगा। अभी तक के हमने इतने पॉइंट देखे और ये पूरा का पूरा चार्ट फॉर्म में समराइज्ड है। पब्लिक पीए मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट, यहाँ LOO है, दैट इज लेटर ऑफ ऑफर। नेक्स्ट टॉपिक, आज का ये लास्ट टॉपिक, दैट इज एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। सी, कंपनी जब अपने शेयर्स या सिक्योरिटी बायबैक करने के लिए जाती है तो कंपनी को पैसे तो लगेंगे ना वो शेयर और सिक्योरिटी खरीदने के लिए। तो वहां पे सेबी बोलता है कि आप ऐसे ही बायबैक नहीं कर सकते, आप जितने पैसों के शेयर या सिक्योरिटी खरीदने वाले हो, एटलीस्ट कुछ अमाउंट आपको एक अकाउंट ओपन करके रखना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट का अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था किसमें, आईपीओ और एफपीओ वाले में अपन ने देखा था, एस्क्रो अकाउंट ओपन करना होता है। तो एस्क्रो अकाउंट में क्या आ रहे थे, शेयर होल्डर के पैसे आ रहे थे। यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट में किसके पैसे रहेंगे, कंपनी के पैसे रहेंगे, क्योंकि कंपनी बायबैक कर रही है, ये पैसे शेयर होल्डर को देने हैं। तो एज अ सिक्योरिटी हम कंपनी से डिफरेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें कुछ अमाउंट रखवाते हैं कि आप बायबैक कर रहे हो, एटलीस्ट आपके पास इतनी फंडिंग तो होनी चाहिए ना कि आप आज बायबैक ऑफर कर रहे हो, लोग कल शेयर देने के लिए आ गए तो आपके पास कुछ पैसे तो होने चाहिए उनको पैसे देने के लिए और शेयर्स खरीदने के लिए। तो एस्क्रो अकाउंट, The company shall within 2 working days from public announcement। हमने जब पब्लिक अनाउंसमेंट की थी उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही हमें क्या कर देना है, एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कर देना है। यहाँ पे ये पॉइंट था, सी एस्क्रो अकाउंट, हाँ, इशू ओपन होने के पहले पहले ही हमें एस्क्रो अकाउंट ओपन कर देना है विद इन 2 पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही। पब्लिक अनाउंसमेंट एज बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। आप एस्क्रो अकाउंट ओपन क्यों करवा रहा है सेबी, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन है ना बायबैक में शेयर होल्डर को पैसे पे करने की, तो वो पैसे एटलीस्ट सुरक्षित रहे, सेबी को पता रहे कि आपकी कैपेसिटी है पैसे पे करने की, तो आप कुछ पैसा अलग रखो एस्क्रो अकाउंट में। डिपॉजिट एंड एस्क्रो अकाउंट सच सम एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। अब आप कितना डिपॉजिट करोगे ये इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आपका कंसिडरेशन नॉट मोर देन 100 करोड़, अगर आप बायबैक कर रहे हो अप टू 100 करोड़ का बायबैक है तो जितने का बायबैक है उसका 25% आपको डिपॉजिट करना है। मान लो आपका 100 करोड़ तक का बायबैक, मतलब मान लो एग्जांपल लेते हैं 50 करोड़ का बायबैक है तो आपको अप टू 100 हो गया, मतलब 100 की लिमिट में आ गया, तो आपको कितना डिपॉजिट करना है, कंसिडरेशन का 25%, मतलब 50 करोड़ का 25%, तो कितना 12.5 करोड़ आपको डिपॉजिट करना है एस्क्रो अकाउंट में। और अगर आपका बायबैक है 100 करोड़ से ऊपर का तो आप क्या करोगे, पहले 100 करोड़ का 25% कर दोगे, बचे हुए अबव 100 करोड़ का आप कितना कर दोगे, 10% देयर ऑन। तो वहां पे यही बोला है कि अगर आपका बायबैक 100 करोड़ से ऊपर है तो क्या करोगे, पहले 100 करोड़ का 25%, उसके बाद जो भी पैसे बचे उसका 10%। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर हमारा बायबैक 500 करोड़ का है तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, 100 करोड़ और 400 करोड़।
इस 100 करोड़ का 25% हम डिपॉजिट कर देंगे, दैट इज कितना 25 CR, और इसका 10% दैट इज 40 CR। तो आपको एस्क्रो अकाउंट में 65 CR डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है द एस्क्रो अकाउंट शैल कंसिस्ट ऑफ, आप एस्क्रो अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो या पैसे के बिहाफ पे अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी वर्थ दिस अमाउंट आप वो डिपॉजिट करा सकते हो। पहले बोला आप कैश डिपॉजिट करा सकते हो इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट विद एनी ऑफ द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, कैश में आप पैसे दे सकते हो और बैंक डिपॉजिट कि आपका अगर कोई बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है आप वो भी दिखा सकते हो कि हाँ ये ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, तो उतना भी आप एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो। नेक्स्ट बैंक गारंटीड इन इशूड इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, अगर मर्चेंट बैंकर के फेवर में किसी बैंक ने गारंटी ली है तो वो गारंटी भी हम एस्क्रो अकाउंट में दिखा सकते हैं कि इतने अमाउंट की गारंटी बैंक ने लेके रखी हुई है। तो ये क्या है, फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस एस्क्रो अकाउंट हम ओपन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हम फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर भी डिपॉजिट करा सकते हैं। हमारी कंपनी है, हम बायबैक करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई भी फ्रीली ट्रेडेड शेयर्स है, हम वो भी एज अ सिक्योरिटी एस्क्रो अकाउंट में रख सकते हैं, फ्रीली ट्रेडेड और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर। वो शेयर कैसे होने चाहिए, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हम एस्क्रो अकाउंट में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड की यूनिट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन, गिफ्ट फंड एंड ओवरनाइट स्कीम, ये अलग अलग टाइप की स्कीम्स हैं, तो याद रखना म्यूचुअल फंड की यूनिट भी हम एस्क्रो अकाउंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें एस्क्रो अकाउंट में हम एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं अप टू दिस लिमिट। पहला हमने क्या देखा, कैश और बैंक डिपॉजिट, सेकंड बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, थर्ड हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड नेक्स्ट था हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इनका कॉम्बिनेशन। और आपके जो पैसे आपने एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं आप उसको इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में डाल सकते हो। इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट मतलब आपके वो पैसे आप डिपॉजिट इस वे में कर सकते हो कि उसमें कुछ इंटरेस्ट मिले, वो भी चलेगा, लेकिन मेन पर्पस क्या है, जब आपको सिक्योरिटी होल्डर को बायबैक के लिए पैसे देने पड़ेंगे तो पैसे आपके हाथ में आने चाहिए। तो आप नेक्स्ट बोला है द कैश कंपोनेंट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट मे बी मेंटेन्ड in interest bearing account provided that the merchant banker ensure that the fund are available at the time of making payment to the shareholder. Next बोला when escrow account consists of deposit with a scheduled bank, while opening the escrow account empower the merchant banker to instruct the bank to make the payment of amount credit as provided in the regulation. Okay, ये important नहीं है, भले इसको एक बार read करके इतना important नहीं है, you can cut it down. अच्छा, बाकी टॉपिक हम कल कंटिन्यू करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। See.